चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज की क्लास जो हम लोगों का है वो एक नए टॉपिक पर है और यह एपिसोड नंबर 1 है। यानी हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी समाप्त करने के बाद में उधर हम जितने भी सारे चैप्टर पढ़े हैं, जैसे लाइट हो गया, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो कि काफ़ी लंबा लंबा चैप्टर था। अब जो फिजिक्स में सारे आएंगे सब छोटे छोटे चैप्टर आएंगे। अभी खास करके जो 10th क्लास में है 3 चैप्टर और बचा हुआ एनसीईआरटी में, जिसका एक नाम है ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, और एक अगला जो चैप्टर है वो हमारा पर्यावरण से संबंधित है, और एक प्राकृतिक संसाधन है। ये 3 मुख्य चैप्टर आपको और है कहाँ, एनसीईआरटी की जो 10th क्लास में। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद में जो 9th क्लास का है, जैसे हम लोग चले जाएंगे मोशन में, चले जाएंगे ग्रेविटेशनल में, चले जाएंगे गुरुत्वाकर्षण में, फोर्स में चले जाएंगे, बल में चले जाएंगे, पावर एंड वर्क एनर्जी में चला जाएंगे, साउंड में चला जाएंगे। तो ये सब 9th क्लास का आपको है फिजिक्स में है, वो भी पढ़ना जरूरी है। वहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं काफ़ी लंबा लैंग्वेज करके, जैसे ग्रेविटेशनल से हो गया, पावर वर्क एंड एनर्जी से हो गया। तो ये सब भी चैप्टर जो है जो काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो उसको एक जो 10th क्लास के जो भी वीडियो अपलोड होगा, लगभग अब 3 चैप्टर में जितना भी वीडियो अपलोड हो, उसको समाप्त करने के बाद में हम लोग वहाँ चलेंगे। उसके बाद में फिर बायोलॉजी पर सोचेंगे। अब आइए देखिएगा आज का जो क्लास है, जो बच्चा, देखिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कहीं से भी पढ़िए, आप जितना जितना मोटा किताब रखे हुए हैं, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, अगर वो चीज़ें आप अपने हाथों से तैयार करते हो, मशीन के द्वारा तैयार किया, अगर आप अपने हाथों से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ जरूर आ जाएगा। अगर 100% नहीं आएंगे, 80% तक जरूर आएगा, लेकिन आप चीज़ों को लिखिएगा ही नहीं, नोट्स बनाइएगा नहीं, चीज़ों को समझिएगा नहीं। और ख़ास करके अभी का जो एग्ज़ाम है, अभी जो पैटर्न चल रहा है, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें आप अगर अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाइएगा, चीज़ों को रिवीजन नहीं करिएगा और एनसीईआरटी को नहीं देखिएगा, तब तक आप प्रश्न को, रेलवे को नहीं बना सकते। बाकी आपकी इच्छा। अब देखिए इसमें आज जो चैप्टर है, इधर जितने भी सारे चैप्टर, आज क्या जितने भी सारे चैप्टर है, ऊर्जा का स्रोत है, हमारा पर्यावरण है, प्राकृतिक संसाधन है, इसमें एनसीईआरटी के डाटा काफ़ी लंबा लंबा लैंग्वेज रहते हैं। और अगर 2 सवाल पूछ दिया जाए, 3 सवाल, तो वो बच्चे छोड़ करके ही आते हैं, क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा लंबा रहता है। तो अगर हमें बताइए कि पढ़ाना और चीज़ों को ऑप्शन से टिक करना वो अलग बात है। जैसे अगर हम, मेरे पास में सामने प्रश्न रहेगा तो हम टिक कर देंगे, लेकिन चीज़ों को बताना, पढ़ाने में अंतर है। तो हम कभी कभी क्या करेंगे कि अगर लंबा लैंग्वेज रहेगा तो उसे हमको एनसीईआरटी से जो चीज़ें हम नोट्स तैयार किए उसे लिखाना भी हमें पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज छूट ना जाए एनसीईआरटी की चीज़ों के। शॉर्टकट में तो हम बोल के निकल जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं रहेगा। तो जिसका भी दिल करेगा वो पढ़िएगा, जिसका नोट्स बनाने का दिल नहीं करेगा बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, किसी का प्रेशर नहीं, आप कहीं से भी पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा अब आइए शुरू करते हैं। इस ऊर्जा का स्रोत में अगर हम बात करें आज का क्लास में, तो इस ऊर्जा का स्रोत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको माइंड में जाना चाहिए कि ऊर्जा का स्रोत ये उत्पन्न कहाँ से होता है। इस ऊर्जा का स्रोत जो है वो उत्पन्न कहाँ से, अब चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। ऊर्जा का स्रोत ये उत्पन्न कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ काम आते हैं, इस सब सारी चीज़ों को आपको माइंड में आना चाहिए। तो देखिएगा ऊर्जा का जो स्रोत है अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक शब्द आया ऊर्जा, यानी एनर्जी आया। आप चीज़ों को समझिएगा, क्लास शुरू हुआ तो ये जो एनर्जी है, ऊर्जा है, आप पावर एंड वर्क जब पढ़िएगा, एनर्जी पढ़िएगा तो उसमें भी ऊर्जा आएगा। इसके पहले भी ऊर्जा के बारे में आप जाने हैं, यहाँ भी ऊर्जा आया है। और ऊर्जा में 3-4 बात तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। जैसे हम पावर एंड वर्क पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बताए तो वहाँ भी हम बताए हैं कि पावर वर्क P बराबर W/T, यानी कार्य बटा समय होते हैं शक्ति का। तो वहीं से चीजें निकलती हैं। अगर हम ऊर्जा की बात करें तो कार्य भी एक प्रकार का एनर्जी है और ऊर्जा भी है क्या, एक प्रकार का एनर्जी है। तो बताइए ये जो एनर्जी है, तो एनर्जी को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं। और ये कई दफा सवाल पूछा जाता है कि ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, इस तरह से लैंग्वेज रह सकता। तो सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर स्टार देख करके या आपको ऊर्जा का स्रोत को गोला लगा करके आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी है कि ऊर्जा को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये लाइन को आपको बिल्कुल याद रखना, यहाँ से पूछा जाता।
तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बताइए कौन सा कथन सही कह रहा। तो कहता है कि ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं। ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। सही है ना, तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो आप इस लाइन को पहले लिखिएगा यहाँ पर, ऊर्जा को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, और न ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अब जैसे आप पढ़े हैं कि ऊर्जा जो होते हैं यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये जो पहले से क्लास हमें देखते आ रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको क्लियर होगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कैसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता कैसे कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये सब काफ़ी चीज़ हम समझा चुके हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट अगर लिखना भी चाहिएगा तो इस चीज़ों को लिख लीजिएगा, नीचे स्टार दे करके ही लिखिएगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये निकला कहाँ से, तो P बराबर क्या होते हैं, P बराबर W बटा क्या होते हैं, T। P बराबर क्या होता है, P बराबर W बटा क्या होते हैं, T होता है। तो बताइए दर का मतलब समय नीचे आता है, तो कार्य ऊपर है समय नीचे, तो इसी को दर पढ़ दें। तो कार्य करने की दर हो गया तो इसको शक्ति कहते हैं कि P से पावर हो गया, और कार्य करने की क्षमता को गुना कर देंगे तो W बराबर क्या होगा, PT होगा। तो ये अब दर नहीं है, ये अब दर नहीं है, ये क्या है, कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, वर्क कहते हैं, यानी कार्य एक प्रकार का ऊर्जा भी है। तो ये चीजें हम आपको बहुत पहले भी लिखा चुके हैं। और कोई भी व्यक्ति कार्य तभी कर सकता है जब उसके पास में बताइए शक्ति होगा, बल होगा कि ऊर्जा होगा, इस तरह से देंगे। तो तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, एक तो आप लिख दिए यहाँ पर लिखे, फिर आपको 2 पॉइंट हम लिखवाएं क्या कि कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और तीसरा लिखिएगा यहाँ पर, तीसरा पॉइंट देकर के लिखिएगा कि एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए, एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिएगा यहाँ पर जो चीज़ें अब आगे बताने वाला है अब आगे समझिएगा, अब आगे मेन आ रहा, सुनिएगा। अगर आगे की अब हम बात करें तो ऊर्जा का जो है कहाँ कहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, ये भी तो है ना कि ऊर्जा प्राप्त कहाँ कहाँ से होगा। तो देखिएगा ऊर्जा जो प्राप्त होते हैं, सबसे पहले तो आप नाम सुने होंगे सौर ऊर्जा, मतलब सौर से भी प्राप्त हो सकता है। ऊर्जा का आप नाम सुने होंगे, तापीय ऊर्जा के नाम सुने होंगे, विद्युत ऊर्जा का भी नाम सुने होंगे। तो ऊर्जा कई रूपों से प्राप्त होता है। यूरेनियम से सुने होंगे, यूरेनियम से हमें भी ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन है, ये सब सारा चीज ऊर्जा है। पवन ऊर्जा ये सब है। तो ऊर्जा कई स्रोतों से हमें प्राप्त होती है, कई स्रोतों से होती है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना कि ऊर्जा का जो प्राप्त करने के तरीके हैं वो अलग अलग सोर्स है उसका, मतलब सौर से भी ऊर्जा प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा। तो ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत है तो बहुत सारा, तो सबसे उत्तम स्रोत जो है वो आपका कौन सा है, वो आपका सौर ऊर्जा है। कौन सा, सौर ऊर्जा। कई और भी सवाल पूछा गया कि ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो आपको सौर ऊर्जा। तो इस लाइन को लिखिएगा जो हम आपको लिखाना लिखेगा, ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है, ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है। यहाँ पर लिखिएगा कि ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है, ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है। अब यहाँ पर लिखिएगा ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है, लिखिएगा कोयला, कोयला कौमा यूरेनियम, यूरेनियम कौमा सूर्य, कोयला, फिर से सुनिएगा कोयला कौमा यूरेनियम कौमा सूर्य, सूर्य कौमा हवा, हवा और लकड़ी, और लकड़ी। ये सभी ऊर्जा के स्रोत है, ये सभी ऊर्जा का स्रोत है, ये सभी ऊर्जा के क्या स्रोत है। अब
ऊर्जा का स्रोत और भी हो सकते हैं, जरूरी है कि यही सब और भी हो सकते हैं आपको। तो ये सब जो ऊर्जा का स्रोत है, अब नीचे यही सब में जो ऊर्जा का स्रोत है उसमें सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो लकड़ी है। लिखिएगा नीचे स्टार देख कर लिखिएगा, यहाँ पर नीचे लिखिएगा, लिखिएगा ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत, ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत सौर है। सौर सूर्य ऊर्जा है। ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सूर्य ऊर्जा है। कौन सा? सूर्य ऊर्जा है। अब देखिएगा जो ऊर्जा है कई प्रकारों का, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है। जैसे अगर हम बात करें कि आप मान लिया जाए कि कोई भी चीज़ों को, जैसे मशीन वगैरह को चलाते हैं, तो मशीन को चलाते तो उसमें या तो कोई मशीन डीजल से चलता होगा या तो पेट्रोलियम से करता होगा। तो कोई भी गाड़ी है अगर उसको चलाने के लिए, चलने के लिए पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है, उसको लिए पेट्रोलियम चाहिए ऊर्जा। कोई मान लीजिए गाड़ी जो है उसको बताइए कि बस वगैरह, उसको आपको डीजल चाहिए तो उसको लिए डीजल ऊर्जा है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हम लोग कौन ऊर्जा से चलाते हैं? डीजल ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा से, किस चीज़ों से चलाते हैं? तो हम लोग जो चलाते हैं वो पेशीय ऊर्जा से साइकिल को चलाते हैं, मतलब अपनी शरीरों से चलाते हैं। तो ये भी सवाल साइकिल वाला कर वाला पूछा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर साइकिल को चला रहा तो उसमें कौन सी ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है, इस तरह से करके, तो उसमें आपका पेशीय ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। किसमें? पेशीय का। तो ये है आपका कि कहाँ पर ऊर्जा, कहाँ पर ये उपयोग होगा। तो इस चीज़ों को भी थोड़ा जानना है, तो इसको आप नीचे लिखिएगा, ये चीज़ें को माइंड लगाना कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें ऊर्जा उपयोग हो रहा है। लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा जो चीज, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा कौन सा ऊर्जा का उपयोग, कौन सा ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है, कहाँ होता है, कौन सा ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। अब लिखिएगा स्टार देखिए, कौन सा ऊर्जा उपयोग क्यों कहाँ होता है? पहला में लिखिएगा, लिखिएगा पहला में कौन सा ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है, लिखिएगा पहला में विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र सड़कों पर लैंप को जलाने के लिए, कॉमा देकर के लिखिएगा, विद्युत संयंत्र कॉमा सड़कों पर लैंप को जलाने के लिए, सड़कों पर लैंप को जलाने के लिए, लैंप को जलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की प्रयोग होती है, विद्युत ऊर्जा की प्रयोग होता है। नीचे फिर लिखिएगा दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में लिखिएगा कोई व्यक्ति जब साइकिल चलाता है, कोई व्यक्ति जब साइकिल चलाता है तो उसमें, उसमें पेशीय ऊर्जा का प्रयोग होता है, उसमें पेशीय ऊर्जा का प्रयोग होता है, उसमें पेशीय ऊर्जा का प्रयोग होता है। अगला तीसरा में लिखिएगा, तीसरा में लिखिएगा भोजन पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, भोजन पकाने के लिए रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, भोजन पकाने के लिए रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए कि ये सब जो अभी हम आपको चीज़ें लिखवाएं, दो तीन को जो भी लिखवाए, पेशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तो इसमें क्या है ना कि और भी चीज़ें आ सकती है, लेकिन वहाँ पर आपको माइंड लगाना। जैसे आपको कहेगा कि एक कार है, जो बताइए कि उसमें किस प्रकार का ऊर्जा है, तो या तो डीजल ऊर्जा होगा या तो पेट्रोलियम से होंगे। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को माइंड लगाने कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें उपयोग होने वाली है। अब ये नीचे जो देखिएगा, नीचे जो हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर आगे जो है, अब यहाँ पर देखिएगा आगे जो हम आपको बताने वाले हैं, अगला जो पॉइंट है वो आपको एनसीईआरटी की जो डाटा है उसको चीज देखिएगा। यहाँ पर हम एक चीज जो बताने वाले हैं, अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु को, ये मान लीजिए कि कोई वस्तु रखा हुआ है यहाँ पर कोई एक वस्तु है, और इस वस्तु को अगर हम जमीन पर नीचे गिराते हैं, नीचे क्या जमीन है, अगर हम नीचे जमीन पर इसको गिराएंगे, इसको जमीन पर गिराएंगे, तो जमीन पर गिराने के बाद में, टकराने के बाद में, टकराने पर जो होंगे, जमीन पर जैसे टकराएगा, ये वस्तु टकराएगा, तो टकराने पर क्या होगा कि इसका जो टकराने पर होगा, इसका स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ध्वनि में बदल जाएगा। कहाँ बदल जाएगा? ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगा।
बदल जाएगा। तो ये पूछा जाता है, बदल जाएगा। आपसे पूछा गया है कि कोई भी वस्तु को एक ऊंचाई से अगर उसे गिराया जाए तो जमीन पर टकराने के पहले, टकराने तक, जमीन को टकराने तक उसका स्थितिज ऊर्जा का अधिकांश भाग कहाँ बदल जाएगा? ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगा। तो आपसे इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, ये एनसीईआरटी के डाटा है। तो इस चीज़ों को आपको क्या करना, लिखना है। और यहाँ पर जब भी लिखिएगा तो ये एनसीईआरटी का डाटा ही हम नहीं लिखवा रहे हैं, और ये एनसीईआरटी के डाटा आपको चीज़ों को याद रखना। लिखिएगा कि जब कोई भी वस्तु को एक ऊंचाई से अगर गिराया जाए, ऊंचाई से गिराया जाए तो क्योंकि ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा होगा और नीचे जो कोई व्यक्ति चल रहा है उसको गतिज ऊर्जा होगा। ये चीजें हम पढ़ेंगे कहाँ पर, और आगे पढ़ेंगे उसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का पावर, वर्क एंड एनर्जी में, तो वहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं कि एनसीईआरटी के जो डाटा है, अगर कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि इस वस्तु को हम गिरा रहे हैं, तो इसको गिराएंगे तो जमीन पर जैसे ही टकराएगा तो अभी ऊपर में स्थितिज ऊर्जा, इस स्थितिज ऊर्जा को, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को लिए हाइट चाहिए, mgh फॉर्मूला होता है, तो mgh ऊंचाई पर है, तो स्थितिज ऊर्जा, अब इसको गिराएंगे तो जमीन पर जैसे ही टकराएगा तो टकराने के वक्त में स्थितिज ऊर्जा कहाँ बदल जाएगा? ध्वनि ऊर्जा में। इसी चीज को लिखिएगा, जब कोई वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो जमीन से टकराने के बाद वस्तु का स्थितिज ऊर्जा का अधिकांश भाग ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है ना कि अब ऊर्जा की जो बदलाव आया है, तो अब यहाँ पर आपको ये सवाल क्या है ना कि एक जगह आपको 15-20 चीजें याद रखना। जैसे आपको माइक्रोफोन होता, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता। उसके बाद में मोमबत्ती है तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता। तो एक चीजें क्या है ना कि इस चीजों को याद रखना, तो इसके लिए एक आपको हमें पेज लाना पड़ेगा, और इसमें हमको एक पेज में हम आपको कम से कम अगर 12-15 भी याद कर लीजिएगा। और इसको याद करने के तरीके हैं, इनपुट क्या ले रहा, आउटपुट क्या दे रहा, बस इस चीजों को देखना। जैसे माइक्रोफोन रहता तो उसमें ध्वनि लेगा और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। देखिएगा मोमबत्ती, तो मोमबत्ती रासायनिक चीज है, इसको जलाएंगे तो रासायनिक चीजों को कहाँ बदलेगा? प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। तो ये चीजें याद करने की चीज भी है, और एक बार अच्छे से देख लिए, माइंड में समझ लिए, तो वो चीजें प्रश्न आएंगे तो आपको बन जाएंगे। तो इसका एक पीडीएफ, एक आपको हम 10-15 को एगो लिख के लाएंगे, जो अगली बोर्ड पर रहेगा, अगला स्लाइड पर रहेगा कि ऊर्जा का बदलाव कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अभी उस चीजों को छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम आपको अगले बार में लगभग 10-12 चीज हम आपको लेकर आएंगे कि कौन सा ऊर्जा को कहाँ बदलता है। इतनी बात है, ध्यान में रखना इतना बात। तो अगर लिखना चाहते तो 1-2 को लिख लीजिएगा, जो एनसीईआरटी के डाटा भी लिखा है इसमें लिख लीजिए, स्टार देकर लिखिएगा मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नीचे लिख लीजिए एक चीज को, माइक्रोफोन वाला ज्यादा पढ़ लिखिए, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता। और देखिए ना, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आते जा रहे हैं। जैसे डायनेमो पढ़े, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये चीज आया कि नहीं है? तो एक चीज से धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा चैप्टर, उसमें भी आता जाएगा और चीजें याद भी हो जाएगी। अब आइए आगे, जो है आपका आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीजों को समझिएगा। देखिएगा जो हम आगे बताने वाले हैं, वो आगे हम आपको जो बताने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिएगा, पूछा जाता है, सुनिएगा यहाँ से जो हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो एनसीईआरटी के डाटा है, इस एनसीईआरटी को डाटा को आपको ध्यान में रखना है। क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत है, कौन सा है? ऊर्जा का उत्तम स्रोत होने के लिए, ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ऊर्जा का ये उत्तम स्रोत है? हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ये ऊर्जा का उत्तम स्रोत है? उसके लिए क्या क्या गुण होना चाहिए? तो देखिए, कोई भी ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत होगा उसके लिए जो गुण होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आप माइंड लगाइए, अगर ऐसा सवाल पूछा गया है, और सुनिएगा जो बता रहे हैं अभी भी यहाँ पर है, चीजें को सुनिएगा। ये चीजें देखिए, एनसीईआरटी का डाटा सबके बस की बात नहीं है चीजों को समझना और चीजों को अपनी हाथों से लिखना, उसके पास में क्षमता ही नहीं है, उसको चाहिए सिर्फ ऊपर ऊपर, तो ऊपर ऊपर पढ़ते रहिए।
अब यहाँ पर देखिएगा, हम जो अभी बताने वाले हैं 3-4 लाइन लिखवाएंगे एनसीईआरटी के डाटा। कहेगा कि आपसे बताइए कि ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत है उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए कि वो ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत होने के लिए कौन कौन सा गुण आवश्यक है। तो सबसे पहले आप तो पढ़े हैं कि एक सौर ऊर्जा जो है, यानी सूर्य जो है, उत्तम सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत है। क्यों है, सोचिए जरा, ऐसा क्यों है, इसी से सोचिए ना कि ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो बताइए सूर्य क्यों है। तो यहाँ पर एक चीज आपको माइंड में आएगा कि बहुत कारण है। क्या सौर ऊर्जा बताइए जो हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या कभी भी महंगाई से प्राप्त होती है? वो महंगा चीजें हैं, यानी क्या है, सस्ती है। तो एक पॉइंट आ रहा है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत वही होता है जो सस्ती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य के ही बारे में सोचिए कि क्या हमें वो आसानी से उपलब्ध है कि नहीं है। तो कहिएगा यस सर, बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है। तो ये चीजें जो पॉइंट है कि ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत है वो कौन सा है, तो या तो आसानी यानी सुलभ से, आपको एनसीईआरटी में लिखेगा सुलभ से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो। उसके बाद में एकांक आयतन में, एकांक आयतन में सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्राप्त हो, ये भी रहता है, ये भी पूछा गया इस तरह से करके। तो ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत होने के लिए उसमें गुण क्या क्या चाहिए। तो आप ऊर्जा का उत्तम स्रोत सबसे कौन सा जानते हैं, सबसे जानते हैं सूर्य ऊर्जा। तो उसी के बारे में सोचना कि सूर्य ऊर्जा हमें प्राप्त होता है, कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्या गुण है। तो वो आसानी से उपलब्ध है, न ज्यादा महंगी है, सुलभ है, एकांक आयतन में करके सबसे ज्यादा सूर्य ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये चीजें आपको क्या करना, ध्यान में रखना। अब आइए इस चीजों को एनसीईआरटी में करके लिखिए, और लिखिएगा तो पहला पॉइंट जो आएंगे इस तरह के ऐसे करके घेर करके, और ऊर्जा का उत्तम स्रोत, इसको VVI कर लीजिएगा, VVI, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा। तो लिखिएगा पहला पॉइंट देकर के लिखिएगा, यहाँ पर पहला पॉइंट देकर के ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत है लिखिएगा यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि ऊर्जा का लक्षण क्या है। ये ऊर्जा का उत्तम स्रोत है या ऊर्जा का लक्षण क्या है, क्या क्या लक्षण है, यही ना। अब नीचे लिखिएगा प्रति एकांक आयतन, पहला देकर के लिखिएगा, जो लिखवा रहे एनसीईआरटी का डाटा लिखिए, चीजों को समझिए। लिखिएगा प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान, अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, अधिक कार्य करे, मतलब प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, तो ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत है इसका। दूसरा पॉइंट में लिखेगा, और ये जब ऑप्शन में अगर दे दिया जाएगा तो कोई बच्चा समझेगा नहीं प्रति एकांक प्रति द्रव्यमान क्या है, और ये पूछा गया सवाल है। अगला लिखिएगा सरलता से सुलभ, सरलता से सुलभ हो सके, सरलता से सुलभ हो सके, सुलभ हो सके। अब ये सब ऑप्शन में मिल जाएगा कि ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत कौन कौन सा, उसका लक्षण क्या है। तो अगर ये चीजें नहीं पढ़ा हुआ रहेगा, अगर आपके सामने ऑप्शन आएगा तो बिल्कुल नहीं बना पाइएगा। और ये सब पूछा गया, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया। तीसरा लिखिएगा, तीसरा में पॉइंट में लिखिएगा भंडारण, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, भंडारण तथा परिवहन में क्या हो, आसान हो, भंडारण तथा परिवहन में क्या हो, आसान हो, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। ये ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत है, इसका लक्षण है। चौथा लिखिएगा, अगला लिखिएगा चौथा लिखिएगा कि क्या ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, सब सूर्य के बारे में ही सोचिए क्योंकि सबसे उत्तम स्रोत यही है। क्या बताइए कि जो सौर ऊर्जा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो सस्ती है कि महंगी है। तो ये सस्ती होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। यानी ऊर्जा का उत्तम स्रोत वही है जो सस्ती है, सुलभ से उपलब्ध है, प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक द्रव्यमान में सबसे अधिक ऊर्जा दे। तो ये सब सारे चीज जो है ऊर्जा का उत्तम स्रोत का लक्षण है। क्या लक्षण है? अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा पांचवा पॉइंट, ये पूछा गया, सब पूछा गया। लिखिएगा ऊर्जा, लिखिएगा ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में, ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में
ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में, ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में, ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययता हो, मितव्ययता हो, मितव्ययता हो। अब मितव्ययता क्या है, अभी क्या है मितव्ययता क्या है, अब देखिएगा ये सब जो सब पॉइंट लिखवाए हैं कि ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत है वो कौन सा, उसका लक्षण क्या होना चाहिए। अब ऑप्शन में कहेगा, जिससे सबसे ज्यादा पूछेगा कि ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, ऑप्शन में रहेगा ये ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत होने के लिए उसका लक्षण क्या है, ये पूछेगा। तो सबसे इसका जो लक्षण होना चाहिए, आपसे पहला ऑप्शन में देगा कि सबसे महंगी वस्तु जो होगा वो ऊर्जा का उत्तम स्रोत होगा, पहला यही देगा, जो कि क्या है गलत है। जो सस्ती रहेगा, हमें जो सस्ती से उपलब्ध होगा वो ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत होगा। जैसे सौर है, क्या हमें पैसा लगती है, नहीं, इसलिए पूछा जाता है। और बच्चे टिक करके आते हैं कि जो सबसे महंगी होगा ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत होगा। तो यहाँ पर जो 4-5 पॉइंट लिखे हैं, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक द्रव्यमान में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिले, ये ऊर्जा का लक्षण है। दूसरा, सरलता से सुलभ हो सके, मतलब आसानी से उपलब्ध हो सके, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, सस्ती होनी चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए। अब महंगी वाला ऑप्शन में देगा आपको, ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत वही होगा। ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मितव्ययता हो, मितव्ययता का मतलब पैसा, यहाँ पर भी पैसा का मतलब मितव्ययता, मितव्ययता का मतलब, मितव्ययता मतलब कम चीजों में उपलब्ध हो, तो ये भी मितव्ययता यहाँ शब्द है। तो ये सब सारे चीजों को आपको क्या करना, ध्यान में रखना कि ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत का लक्षण क्या है। आगे बढ़े, अब ये चीजें पूछा जाता है। अब ये ईंधन के बारे में लिखेगा, अगला कौन सा, ईंधन लिखिएगा, ईंधन, ईंधन दे करके और इसको दे करके डैश दे करके इसके नीचे लिखिएगा, लिखिएगा ईंधन, लिखिए, लिखिएगा ईंधन वह है, ईंधन वह है जिसको जलाने पर, जिसको जलाने पर हमें ऊर्जा और प्रकाश मिलता है, ऊर्जा और प्रकाश मिलता है, ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। अब ईंधन जल रहा था, हमको उसको ऊर्जा भी मिलेगा और प्रकाश भी मिलेगा, वो चीजें ईंधन है। ऊर्जा और क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। क्या यहाँ तक कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत। अब ईंधन कौन कौन है और उसका गुण क्या है, ये भी पूछा जाता है कि ईंधन कौन कौन है और उसका गुण क्या। नीचे लिख लीजिएगा, ईंधन कौन कौन है और उसका गुण कौन कौन है, लिखिएगा, लिखिएगा ईंधन का लिखिएगा, इसका गुण लिखिएगा, गुण क्या है, गुण क्या है। पहला में लिखिएगा, पहला में लिखिएगा, लिखिएगा पहला में लिखिएगा, या उत्तम ईंधन क्या लिखिएगा, एक मिनट इसको लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा उत्तम ईंधन कौन है, उत्तम ईंधन कौन है, उत्तम ईंधन कौन। जिस तरह से आप लिखे ना, किसको लिखे, ऊर्जा का लिखे कि ऊर्जा का ये गुण होना चाहिए, इसी तरह से उत्तम ईंधन कौन है इसका भी गुण लिखेगा, इसमें लिखेगा। यह दहन के, यह दहन में, यह दहन में कितनी ऊष्मा मुक्त होती है, यह दहन में कितनी ऊष्मा मुक्त होती है। दूसरा में लिखेगा, यह क्या यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है, क्या यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है। तो क्या सबसे जो ज्यादा धुआं उत्पन्न करेगा सबसे उत्तम होगा, नहीं, सबसे कम वाला। तो ये क्या कह रहा कि क्या अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है, तो नहीं, नहीं लिखेगा इसमें, क्या अत्यधिक धुआं उत्पन्न होगा, नहीं, क्या अत्यधिक, अत्यधिक धुआं उत्पन्न, धुआं उत्पन्न, तो बोलिएगा नहीं, इसका आंसर जब क्या होगा, नहीं, नहीं होगा, ठीक है, नहीं। अगर लिखिए क्या यह आसानी से उपलब्ध है, क्या यह आसानी से उपलब्ध है, तो ये चीजें सब क्या अगर आसानी से उपलब्ध होगा, धुआं उत्पन्न ज्यादा नहीं होगा, तो वो ईंधन क्या होंगे, अच्छा होंगे। तो ये सब चीजें सोचने की भी बात है कि आप अपने से माइंड लगा भी सकते हैं, तो ये चीजें भी आप करिएगा। अब आइए ईंधन के प्रकार, कौन सा, अब आइए ईंधन के प्रकार आइए। ये वाला चीज जरूर याद रखिएगा, जो 4-5 पॉइंट है आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत का लक्षण क्या क्या है, तो कहिएगा सरलता से, सुलभ से हो सके, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, उसके बाद में सस्ता होना चाहिए, ऊर्जा का मितव्ययता होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको याद रखना। अब ये लिखिएगा ईंधन के प्रकार, कौन सा, ईंधन के प्रकार,
ईंधन के प्रकार, ईंधन के प्रकार सुनिएगा। ये जो ईंधन के प्रकार हो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो आपको है ठोस ईंधन, कौन सा? ठोस है। एक आपका द्रव है और एक का कौन सा? गैस है। कौन सा? गैस है। मतलब ईंधन जो प्रकार होते 3 प्रकार के, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठोस में कौन कौन सा होगा? जैसे कोयला, कोयला कौन सा? ठोस ईंधन है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कौन सा ईंधन है? द्रव है। डीजल कौन सा है? द्रव है। उसके बाद में अगर हम गैस की बात करें तो जैसे एलपीजी कौन सा है? गैस है। सीएनजी कौन सा है? गैस है। तो ये सब सारा चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ईंधन का जो प्रकार हो सकता है 3 प्रकार का, ठोस के रूप में भी हो सकता है, गैस के रूप में हो सकता है, द्रव के रूप में भी हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के जो आपको है जो लिखे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा ईंधन जो है गैस के रूप में है, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन है जो ठोस के रूप में है, कौन सा द्रव के रूप में है। तो इसमें 3 प्रकार के हैं। एक आपका जो है ठोस ईंधन, एक द्रव ईंधन और एक कम सा गैस ईंधन। अब इसके बारे में आपको जानना है, किसके बारे में? इसके बारे में। ये जो एलपीजी और सीएनजी लिखे हैं ना, इसके बारे में बहुत चीजें जानना है। अब आइए एलपीजी के बारे में हम लिखते हैं, सुनिएगा। अगला जो है आपको एलपीजी के बारे में सुनिएगा। आगे अगर हम एलपीजी के बारे में देखें, एलपीजी के बारे में, अगला हम एलपीजी के बारे में देखें तो सुनिएगा। ये जो एलपीजी के बारे में है, एलपीजी के बारे में, अब यहाँ पर लिखिएगा एलपीजी, एलपीजी, एलपीजी लिखिएगा। ऐसे ऐसे करके लिखते चलिएगा, पॉइंट बाई पॉइंट या स्टार देकर के लिखिएगा। सबसे पहले तो एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है और बच्चे बहुत गलत कर बैठते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है उसमें ऑप्शन में लिक्विड रहेगा, नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है? लिक्विफाइड। इसका जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर मीनिंग में गलत होगा तो वो चीजें मत लिखिएगा, मत सोचिएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम बोल रहे हैं उस चीजों को लिखना है। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे करके भी आपसे मिल सकता, ऐसे करके भी रहेगा लिक्विफाइड, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आपसे रहता ऑप्शन में लिक्विड रहता है, लिक्विड नहीं लेना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका हिंदी में कहते हैं द्रवीकृत, द्रवीकृत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस। कौन सा? गैस। अब देखिएगा इसमें जो होता है एलपीजी में, एलपीजी में होता है जो आपसे, और सीएनजी, ये दोनों में आपको कॉम्बिनेशन पूछा जाता। तो एलपी जो है खाना बनाने में और सीएनजी है जो आपको वाहनों में उपयोग किया जाता है। तो ये भी पूछा है कि वाहनों में किसका उपयोग करते हैं, एलपीजी सीएनजी में, लैंग्वेज करके पूछा जाता है। तो एलपीजी में को रसोई में उपयोग करते हैं। इसको कहाँ? रसोई में उपयोग करते हैं, रसोई में उपयोग करते हैं। कहाँ? रसोई में उपयोग करते हैं। रसोई का मतलब खाना बनाने में उपयोग करते हैं। अगला याद रखना इसको बारे में, एलपीजी में, एलपीजी में एक रिसाव होता है। रिसाव को पता करने के लिए क्या होता है? रिसाव को पता करने इथाइल मर्केप्टाइन होता है। कौन सा? इथाइल, इथाइल मर्केप्टन होता है। कौन सा? मर्केप्टन होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है कि अगर आप में एलपीजी घर में रिसाव हो जाता तो उसको गंध की पता करने के लिए क्या चीज होता है? इथाइल मर्केप्टान होता। तो आपसे भी पूछा जाता है कि एलपीजी जो गैस होती है उसमें रिसाव को पता करने के लिए क्या होता? इथाइल मर्केप्टाइन होता है। तो ये चीजों को भी लिख लीजिएगा। और उसके बाद में एलपीजी होते हैं, एलपीजी ये रिसाव को पता करने के लिए इसमें गंधक का रहता, जो गैस रहता है इसका गंधक रहता, जो हम उसको चीज़ों को महसूस करते हैं वो गंधक रहता। कौन सा? सल्फर रहता। लेकिन अगर उसमें मिलावट बोलेगा तो यही इथाइल मर्केप्टाइन से ही हम उस चीज़ों को, रिसाव को पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में, ऑप्शन में रहेगा मिथाइल मर्केप्टाइन, इथाइल मर्केप्टाइन ऐसे करके। तो इथाइल मर्केप्टाइन, मिथाइल नहीं मंगाना, एलपीजी में मिथाइल है, इथाइल मर्केप्टाइन। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया एलपीजी के बारे में। किसमें? एलपीजी के। अब नीचे अगर एक चीज और, इसका मुख्य घटक कौन का? मुख्य घटक, मुख्य घटक। तो मुख्य घटक जो है वो आपको प्रोपेन है और कौन सा? प्रोपेन और कौन सा? ब्यूटेन है। कौन सा? प्रोपेन और ब्यूटेन है।
प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का फुल फॉर्मूला होता है C3H8 होता है और ब्यूटेन का होता है C4H10 होता है। ये फॉर्मूला हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो C3H8 लिखा है, C4H10 लिखा है, तो ये सब निकालने के तरीका है प्रोपेन का, ब्यूटेन का। अभी आप ध्यान रखिए, C3H8 प्रोपेन का, C4H10 ब्यूटेन का। आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी में जो ब्यूटेन का प्रयोग होता है उसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो 4 गो होते हैं। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है सवाल। पूछा जाएगा कि एलपीजी में प्रोपेन का उपयोग होते हैं, उसमें जो मुख्य घटक होता है उसमें कार्बन कितने होते हैं, 3 होते हैं, हाइड्रोजन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इस तरह से भी सवाल आपसे बन सकते हैं। आगे बढ़े, ये हो गया एलपीजी के बारे में। अगला लिखिएगा सीएनजी के बारे में। ये मेरा में पूछा गया, मेरा में पूछा है, मेरा में ही पूछा है कि बताइए सीएनजी का उपयोग कहाँ करते हैं। मेरा में भी पूछा है कि सीएनजी का उपयोग कहाँ करता है, सीएनजी। अगला लिखिएगा सीएनजी के बारे में, सीएनजी का लिखिएगा, लिखिएगा इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर आपसे पूरा फुल फॉर्म पूछेगा तो कंप्रेस्ड नेचुरल क्या होते हैं, गैस होते हैं। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल क्या होते हैं, गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला लिखिएगा कंप्रेस्ड नेचुरल, सीजीएन लिख दिया, यहां पर लिखिएगा सीएनजी, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखिएगा इसका है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हिंदी में लिखिएगा संपीड़ित, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक कौन सा गैस लिखेगा। इसका उपयोग कहाँ होता है, वाहन में प्रयोग करते हैं, वाहन में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में कैसे पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, और रहेगा कि घरों में रसोई में जो प्रयोग होता है उसमें सीएनजी का प्रयोग किया जाता है, घरों में जो प्रयोग होता है उसमें एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से करके आपको रहेंगे। और इसका जो प्रमुख घटक है, इसका जो प्रमुख घटक है, इसका जो प्रमुख घटक है, प्रमुख घटक वो क्या है, तो प्रमुख घटक इसका जो है वो मीथेन है। कौन सा, मीथेन है। ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। वहां पर जो प्रमुख घटक था वो प्रोपेन और ब्यूटेन था, और उसमें भी अगर आपसे प्रमुख पूछेगा तो ब्यूटेन लगाना, लेकिन इसमें भी प्रमुख घटक कौन सा, वो मीथेन है। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। तो सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा, मीथेन गैस है। कौन सा, जिसको बोलते हैं CH4। कौन सा, CH4। अब CH4 कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो CH4 जो है धान की खेत से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर लिखिएगा, स्टार दे करके लिखिएगा, CH4 कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, लिखिएगा, लिखिएगा मीथेन की प्राप्ति, मीथेन की प्राप्ति धान की खेती से, धान की खेती से, कौमा, धान की खेती से, कौमा जानवरों की जुगली से, जुगाली से, जानवरों की जुगाली, जुगाली के मतलब देखते हैं कि पगुरात रहता है, जानवर की जुगाली करने से, जानवर की जुगाली करने से, सड़ी गैस से, लिखिएगा जानवर की जुगाली से, और जहाँ पर फलों की छिलका, फलों की छिलका और सब्जी के छिलका सड़ रहा है, तो वहाँ पर मीथेन गैस उत्पन्न होता है, मीथेन गैस उत्पन्न होता है। यहाँ तक क्लियर, मीथेन गैस उत्पन्न होता है। अब आइए ऊर्जा का स्रोत में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। अब जो हम आपको बताने वाले हैं ना, आप समझिएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI करिएगा। क्या कहिएगा, VVI। अब सुनिएगा, ऊर्जा के जो स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत है वो 2 प्रकार के हैं। कौन सा, 2 प्रकार के। एक है आपका, सुनिएगा, एक है आपका कौन सा, अरे यार कैसे हट गया। ऊर्जा के जो स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत वो 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हैं। इसको आप VVI कर लीजिएगा। ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है, 2 प्रकार के, देखिएगा। एक जो आपको है नवीकरणीय ऊर्जा, कौन सा, नवीकरणीय, नवीकरणीय। और एक है आपको
अनवीकरणीय, कौन सा? अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। अब चीजों को समझिएगा, यहां पर एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसमें नाम में काफी कंफ्यूजिंग होता है। सबसे पहले ये जानिए कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा कहते किसे हैं। इसका नाम बहुत सारा है, नाम हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है ये है कैसे, पता कैसे चलेंगे कि ये नवीकरणीय है, ये अनवीकरणीय। पृथ्वी पर बहुत सारे उपलब्ध है ऊर्जा, कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी है, जल है, तापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जैव मात्रा है, बहुत सारा ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। तो इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है, कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा है, और इसका कई नाम देता। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन सा नवीकरणीय है, कौन सा अनवीकरणीय। तो देखिएगा यहाँ पर जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लिखे हैं और अनवीकरणीय जो हम लिखे हैं, इसको पहले कहते किसे हैं। तो देखिएगा ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। मतलब वो क्या होगा, पूर्ण जनन होते रहेंगे, मतलब इसमें पूर्ण जनन करने की क्षमता होगी। लेकिन अनवीकरणीय में पूर्ण जनन करने की क्षमता नहीं है। जो पहले से कई सालों से उपलब्ध है उसी को उपयोग करते आ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसमें काफी बच्चे गलत कर बैठते हैं, कभी कुछ में मार देगा, कभी कुछ में मार देगा। आज आपको गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछेगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसका मतलब है कि आधुनिक समय में उपयोग होते आ रहा है और जिसको हम पूर्ण जनन कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और जो प्राचीन समय से उपयोग होते रह रहा है उसको पूर्ण जनन हम नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते, वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। मतलब ये आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगा और ये आने वाले दिनों में समाप्त अभी नहीं होगा। इसको हम पूर्ण जनन करते रहते हैं, बस ये चीज है। और इसका कई नाम है, अब नाम पर जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखिएगा, या तो ऐसे दे करके या तो स्टार दे करके लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा। ये चीजों को समझिएगा, ये पूछता है बार बार, पहले चीजों को लिखिए। इसका एग्जाम्पल से पूछा जाता है, नाम अलग अलग दे देगा, लिखिएगा 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 लिखिएगा। आधुनिक समय में जो वस्तु उपयोग हो रहा है, और वह पूर्ण जनन हो सकता है, या उत्पन्न हो सकता है, उसे नवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय में लिखिएगा प्राचीन समय से जो वस्तु उपयोग होते आ रहा है, उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, या पूर्ण जनन नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। अब एग्जाम्पल याद रखना कि कौन सा नवीकरणीय, कौन सा अनवीकरणीय। लेकिन उससे पहले इसके कई नाम है। अब नाम सुनिएगा, इनके कई नाम है। अब कौन कौन सा कई नाम है जरा सुनिएगा, कई नाम कौन कौन सा है। इसका भी कई नाम है, एग्जाम्पल बाद में लिखेंगे। इसका कई नाम है, सुनिएगा। सबसे पहले तो हम आपको क्या बताएं, नवीकरणीय जो हम आप क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब सीधा कह सकते हैं, आप ऐसे देकर के कभी लिखिएगा, ये समाप्त नहीं होगा, ये समाप्त हो जाएगा। इस चीजों को भी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा समाप्त नहीं होगा, कौन सा समाप्त हो जाएगा आने वाले दिनों में। देखिएगा याद कैसे रहेगा, नवीकरणीय में पहले न है, न का मतलब नहीं, यानी समाप्त नहीं होगा।
और अनवीकरणीय, उल्टा चीजें याद रखिएगा, एक वो याद है तो एक वो याद रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि नवीकरणीय बताइए क्या है, तो इसका मतलब कहिएगा कि वैसा वस्तु जो उत्पन्न हो सकता आने वाला दिनों में पूर्ण जनन कर सकते वो नवीकरणीय होगा, मतलब इस समाप्त नहीं होगा। नवीकरणीय न का मतलब नहीं, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ये उत्पन्न मतलब ये समाप्त नहीं होगा, मतलब इसको उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये नवीकरणीय, और उत्पन्न नहीं कर सकता नवीकरणीय। याद हो गया, तो कहिएगा ऐसा। अब एग्जाम्पल देखेंगे, पहले रुक जाइए। इससे पहले हम कई नाम है, आपसे पूछेगा कई नाम है, कौन कौन सा नाम है सुनिएगा। कहेगा आपसे परंपरागत, कौन सा नहीं नहीं गैर परंपरागत, कौन सा, इसका नाम क्या है, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, इसी को बोलेगा, इसी को बोलेगा अनवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय नहीं। जैसे यहाँ पर हम क्या बोले, एक होता गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक होता परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो यहाँ पर क्या लिखे, गैर परंपरागत, उसी को कहते हैं नवीकरणीय। तो नवीकरणीय का नाम क्या होगा, नवीकरणीय, गैर परंपरागत उसी को बोलते हैं नवीकरणीय को। और अनवीकरणीय नहीं है, तो अनवीकरणीय नहीं का मतलब कौन सा, नवीकरणीय। तो ऑप्शन में आपको लिखेगा कि निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो अनवीकरणीय नहीं है का मतलब नवीकरणीय पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। गैर परंपरागत, इसका कौन सा होगा, परंपरागत, कौन सा, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत ऊर्जा, इसको लिखेंगे कौन सा, नवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय नहीं है। अब नवीकरणीय नहीं है तो कौन सा, अनवीकरणीय होगा। तो इसको बोलते हैं परंपरागत। सबसे पहले परंपरागत वाला याद रखिएगा, कौन सा, परंपरागत वाला। और यहाँ पर कौन सा, गैर परंपरागत। तो अनवीकरणीय को परंपरागत कहते हैं और नवीकरणीय को गैर परंपरागत कहते हैं। बात समझ में आया। सही, याद कैसे रहेंगे, देखिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे पूछा जाता है कहीं पर, आप देखिएगा गैर व्यक्ति, गैर का नाम सुने हो ना, लिखिएगा कि ये व्यक्ति गैर है, हम इसको नहीं पहचानते हैं। तो गैर व्यक्ति कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, वो हमेशा के हमेशा साथ देगा। गैर व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं देगा। धोखा कौन देता है, जो आपके बारे में जानता है। तो जो व्यक्ति नहीं जानता उसको कहते हैं गैर है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, हम आपको नहीं जान रहे हैं, न देखे हैं, तो आप मेरे लिए गैर है, तो हम आपको हमेशा साथ देंगे। लेकिन आपके पड़ोस वाला जो नज़दीकी है, डेली जानता है, तो गैर आपको नहीं है, वो तो डेली जान रहा है, तो क्या साथ देगा जिंदगी भर, नहीं देगा। तो जो चीज़ें जिंदगी भर साथ देगा तो उसको बोलते हैं नवीकरणीय, क्योंकि ये समाप्त नहीं होने वाला है। तो समाप्त नहीं होगा तो उसको बोलते हैं कि समाप्त नहीं होगा तो हमेशा साथ देगा, यानी ये गैर आदमी है, तो इसको बोलते हैं गैर परंपरागत। क्या कभी भुलाइएगा नहीं, बाकी उल्टा हो जाएगा। परंपरागत के मतलब अनवीकरणीय हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर, पूछेगा बाबू, लेकिन ध्यान में नहीं रखेगा ना तो गड़बड़ होगा सब सारा काम। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, समाप्त नहीं हो जाएगा आने वाले दिनों में, ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में कहेगा कि इसका नया नाम कौन है, गैर परंपरागत। क्या है, परंपरागत है। गैर व्यक्ति हमेशा साथ देगा, मतलब लंबे समय तक चलते रहेगा, इस समाप्त नहीं होगा, मतलब गैर परंपरागत। इसको बोलते हैं अनवीकरणीय नहीं है, मतलब नवीकरणीय। इसको बोलते हैं नवीकरणीय नहीं है। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए आगे सुनिएगा। अब एग्जाम्पल देखिएगा, कौन सा एग्जाम्पल, कौन कौन सा एग्जाम्पल देखिए, सुनिएगा। एग्जाम्पल में जैसे अनवीकरणीय में बहुत कम कन है, जैसे डीजल कहेगा, कौन सा, एग्जाम्पल में डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, केरोसिन है, केरोसिन तेल जानते हैं ना, डीजल, ये सब आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप लिख सकते हैं इसी में कौन सा, इसी में लिख सकते हैं प्राकृतिक गैस, कौन सा, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। तो ये चीजें है, डीजल रहे, पेट्रोल रहे, केरोसिन तेल रहे, प्राकृतिक गैस रहे, तो ये क्या है कि ये चीजें आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगा। जैसे कोयला रहे, कौन सा, कोयला है, कोयला है, तो
ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कोयला भी आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल भी आने वाले दिनों में, केरोसिन तेल भी आने वाले दिनों में, प्राकृतिक गैस है, एक लिखे हम प्राकृतिक गैस। एक चीज़ों को समझिएगा, प्राकृतिक गैस आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैस क्या है, अनवीकरणीय की नवीकरणीय, तो वो अनवीकरणीय है, आने वाले दिनों में क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएगा। कौन सा समाप्त हो जाएगा? प्राकृतिक गैस हो गया। अब सुनिएगा, देखिएगा, प्राकृतिक गैस, अब इसमें देखिएगा, इसमें अगर एग्जाम्पल बात करें, यानी समाप्त नहीं होगा। इसमें तो हम एक चीज अभी लिखा है ना कि पूर्ण जनन नहीं होगा, इसका पूर्ण जनन हो सकता है, उसका पूर्ण जनन नहीं होगा, ये तो लिखवा दिए। यहाँ पर देखिएगा, अब चीजों को लिखेगा, यहाँ पर एग्जाम्पल इसका, इसका एग्जाम्पल जो होंगे, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा। उसके बाद में अगर हम बात करें, इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, कौन सा, तापीय ऊर्जा, कौन सा, तापीय विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र। तो इसमें इतना ही एग्जाम्पल याद रखना, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, तापीय विद्युत संयंत्र है। प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें, कोयला के बारे में सबको याद है, डीजल पेट्रोल सब याद, लेकिन प्राकृतिक गैस होता है, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। एक होता है पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा इसमें आ जाएगा, प्राकृतिक गैस उसमें आएगा। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जैव मात्रा हो गया, जैव गैस हो गया, जैव गैस हो गया, उसके बाद में जैव गैस हो गया, उसके बाद में जल हो गया, जल हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, और भी इसमें है, बहुत सारा इसमें है। तो जितने भी सारे हैं, पवन ऊर्जा हो गया, पवन बिजली हो गया, पवन बिजली हो गया, पवन बिजली, पवन बिजली हो गया, ये सब। उसके बाद में नाभिकीय ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा। तो ये सब किसमें है, इसमें है। हम सीधा सी कहेंगे कि अनवीकरणीय वाला ध्यान रखिए, अनवीकरणीय वाला कौन कौन है, तो डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, तापीय विद्युत संयंत्र है, इतना अनवीकरणीय में ध्यान है। तो बाकी सब जितना भी सारा चीज है, बाकी जितना भी सारा चीज हम आपको बता रहे हैं, बाकी जितना भी सारा चीज हम आपको बता रहे हैं, बाकी जितना भी सारा चीज बता रहे हैं, वो कहाँ चला जाएगा, वो आपको चला जाएगा कहाँ, नवीकरणीय में चला जाएगा। जो भी बाकी बचा हुआ, और भी लिख लीजिए, चीजों को हम लिखवाते, लिखिएगा, लिखिएगा, बायोमास, 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 और लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर लिखिएगा, और महासागरीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा। फिर लिखिएगा ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सुनिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए, ऊर्जा का जो स्रोत है यहाँ पर दो प्रकार के लिखे, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो समाप्त नहीं होगा, लंबे दिनों तक रहेगा, अनवीकरणीय आने वाला दिनों में समाप्त हो जाएगा, उसको अनवीकरणीय कहते हैं। अलग अलग इसका नाम है। नवीकरणीय जिसको बोलेगा गैर व्यक्ति हमेशा साथ देगा तो गैर परंपरागत कहते हैं, इसी को कहते हैं अनवीकरणीय नहीं है, इसका मतलब नवीकरणीय। ये परंपरागत ऊर्जा है मतलब अनवीकरणीय, नवीकरणीय नहीं है मतलब इसका अनवीकरणीय है। इसका एग्जाम्पल आसान है, 4-5 गो है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन तेल है, कोयला है, उसके बाद में तापीय विद्युत संयंत्र है, प्राकृतिक गैस है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस पूछा जाता है, तो यह नवीकरणीय। और बाकी सब जितना भी सारा आ गया, जितना भी सारा बाकी नाम आप जान रहे हैं, क्योंकि नाम भी जानना जरूरी है, हम लिख देते हैं यहाँ पर बाकी सब इसमें, लेकिन नाम तो भी जानना है। इसमें नाम जानेंगे 4-5 इतना याद रहेगा, प्राकृतिक, डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सब याद रहेगा। इसमें जितना भी सारा आपको है, इसमें देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा, जैव गैस, जल, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, महासागरीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पन बिजली, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब कहाँ पर है, ये सब आपको गैर परंपरागत में, कहाँ पर, गैर परंपरागत में। मेरा में पूछा गया था भूतापीय ऊर्जा, कौन सा भूतापीय ऊर्जा, कि कौन सा इसमें से नवीकरणीय है, कौन सा नवीकरणीय है, इस तरह से करके, या हो सकता मिलाने के लिए आपको दे दिया जाए, कहीं से भी पूछ सकता। तो ये चीज अब आपको ध्यान में रहेगा।
कौन सा गैर परंपरागत, कौन सा परंपरागत है, कहीं भी अब गलत होगा नहीं ना, कोई दिक्कत। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब आगे चीजों को समझिए। अगला अगला दो नाम है, एक आप सुने हैं कौन सा, जैव मात्रा, कौन सा जैव मात्रा, और एक है कौन सा जैव गैस, कौन सा जैव गैस। ये दोनों में अंतर है, सुनिएगा। जैव मात्रा या इसी को बोलते हैं बायोमास, बायोमास, बायोमास। ये दोनों क्या, सुनिएगा, ये दोनों क्या, ये दोनों में कुछ अंतर है नहीं, कुछ अंतर है नहीं। क्या है, जैसे सुनिएगा, इस दोनों में कुछ अंतर है नहीं, कुछ अंतर नहीं। क्या है, जैसे आपसे पूछेगा कि जैव मात्रा या बायोमास, ये दोनों एक ही है, लेकिन जैव गैस कहेगा तो ये अलग चीज है, ये अलग है। जैसे कोई भी चीज आप देखिएगा, सड़ा दीजिए, गला दीजिए कम से कम 10 दिनों तक। जैसे क्या करना, जैसे आपको फल के छिलके है, सब्जी के छिलके है, उसके गोबर है, जानवर का गोबर है, जो भी चीज है, कूड़ा कचरा है, पेड़ पौधा है, जितने भी सारे चीज है, जितने भी सारे चीज है, उसको एक बर्तन में या एक गड्ढा में, इस गड्ढा है या एक बर्तन है, जो भी है, इसमें आप रख दीजिए और उसको ऊपर से बंद कर दीजिए, जो भी करिए, और बंद कर दीजिएगा। तो बताइए, इसको ऊपर से अगर हम पैक कर देंगे तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, सुनिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, उपस्थिति में नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फल के छिलके, सब्जी के छिलके, पेड़ पौधे, जो भी हो, जंतु जानवर जो भी हो, मरा हरा जो भी है, अगर इसमें डाल दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, तो ये कई दिनों के बाद में बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो तैयार होगा उसी को बोलते हैं जैव मात्रा, बायोमास। और उसी से गैस निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। तो ये जो गैस निकलेगा, ये जो गैस निकलेगा, ये जो गैस निकलेगा ना, इस गैस को ही कहते हैं कौन सा, जैव गैस। कौन सा, जैव गैस। इसको क्या कहते हैं, जैव गैस कहते हैं। कौन सा, जैव गैस कहते हैं। तब आपको पता चल रहा, मतलब कि जो पदार्थ है, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर का गौमूत्र वगैरह, जितने भी सारे चीज है, उसको एक बार रख दिए हैं तो वो चीजें जैव मात्रा है कई दिनों तक, लेकिन उससे गैस निकलेगा, उसी को कहते हैं जैव गैस। तो ये चीजें काम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा कि अनुपस्थिति में, तो अनुपस्थिति में होता। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना। तो इस चीजों को लिखिए, यहाँ पर जैव मात्रा, बायोमास देख रहे हैं डैश दे करके, और इसको डैश दे के लिखवाएंगे, तो पहले इसको लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा, ठीक, एनसीईआरटी का डाटा लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा, लकड़ी, लकड़ी कौमा, कौमा, पेड़, पेड़, और जंतु, और जंतु, गोबर से, गोबर से, जंतु के गोबर से, जंतु के गोबर से सड़ने गलने, सड़ने गलने तैयार होता है, तैयार होता है। उसके बाद, उसके बाद इसमें से मीथेन गैस निकलती है, उसमें से इसके बाद मीथेन गैस निकलती है, इसमें मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, और यह, और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से प्राप्त होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से प्राप्त होता है, अनुपस्थिति से प्राप्त होता है कई दिनों तक, कई दिनों तक। जब इसको एक बर्तन में, एक बर्तन में रख दिया जाता है, रख दिया जाता है, रख दिया जाता है, और इसको जलाने पर, और इसको जलाने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगा, 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 और इससे, और इससे अत्यधिक धुआं निकलता है, और इससे अत्यधिक धुआं निकलता है। अब बताओ, धुआं इसमें सबसे ज्यादा, इसमें ज्यादा धुआं होगा, ज्यादा धुआं होगा, ज्यादा धुआं, ये क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न नहीं उतना करेगा, ऊष्मा उत्पन्न नहीं करेगा, उतना नहीं करेगा। ये क्या कई दिनों के बाद गला सड़ा करके तैयार किया जाता है। अब आइए जैव गैस में, कौन सा, जैव गैस में, जैव गैस में, जैव गैस, लिखिएगा, 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 यह एक उत्पन्न ईंधन है,
यह एक उत्पन्न ईंधन है, यह एक उत्पन्न ईंधन है, यह एक उत्पन्न ईंधन है, यह एक उत्पन्न ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस होती है, क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस होती है, क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस होती है। यह धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, यह धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, यह धुआं बिना उत्पन्न किए हुए जलती है। अगर आपसे जैव गैस के पूछा जाएगा तो इसमें धुआं नहीं निकलता। इसको जलने के बाद कोई राख नहीं बचता है, कोई राख नहीं बचता। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोई राख नहीं बचता, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें से जलने पर कोई राख उत्पन्न नहीं होता। ऑप्शन में रहेगा कोयला, ऑप्शन में रहेगा लकड़ी, ऑप्शन में रहेगा जैव गैस। तो जैव गैस को जलाने पर कोई गैस उत्पन्न नहीं होगा, कोई राख उत्पन्न नहीं होगा, कोई जलने के बाद कोई राख उत्पन्न नहीं होगा, कोई राख उत्पन्न नहीं होगा, या कोई अवशिष्ट चीज नहीं बचेगा, या कोई अवशिष्ट या कोई अवशिष्ट चीज नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। जैसे लकड़ी, अब नीचे लिखेगा, नीचे लिखेगा, उसके नीचे स्टार दे करके लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखेगा लकड़ी कौमा चारकोल, कौमा चारकोल, और कोयला को जलाने के बाद, और कोयला को जलाने के बाद, और कोयला के जलाने के बाद राख बचता है, राख बचता है, राख बचता है, राख बचता। और इसका गैस की तापन क्षमता, और इसकी गैस का तापन क्षमता उच्च होती है, उच्च होती है। इसका उपयोग प्रकाश के स्रोत में भी करते हैं, प्रकाश के स्रोत में भी करते हैं, प्रकाश के स्रोत में भी करते हैं, प्रकाश के स्रोत में भी करते हैं। अब सुनिएगा, देखिएगा, यहां पर जी हम आपको चीजें बताएं। एक राख होता है ना, जैसे घर में बानी होता है ना, बानी, बानी जिसको कहते हैं, उसको जलाने के बाद में जो राख बचता है ना, तो जैव गैस को जलाएंगे तो राख नहीं बचेगा, ये राख नहीं बचेगा, राख नहीं बचेगा। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। तो अब नीचे लिखिएगा, ये जो जैव गैस होती है मीथेन होती है, नीचे लिखिएगा जैव गैस मीथेन होती है, मीथेन होती है, मीथेन होती है, मीथेन होती है। अच्छा, गोबर गैस का तो नाम सुने होंगे ना। गोबर गैस क्या, वही है, गोबर को कई दिनों तक सड़ा दे, गला दे। आप एक बोतल में देखिएगा, गोबर को रख दीजिएगा 10 दिनों तक, अब ढक्कन बंद कर दीजिएगा, वही हो गया गोबर गैस। अब उसमें से गैस जब खोलिएगा ना बोतल को, ढक्कन को, तो उसमें से गैस निकलेगा, वही मीथेन गैस है, उसी को जैव गैस कहते हैं। जलाइएगा तो बिना वो उससे राख नहीं बचेगा, राख नहीं बचेगा। अब नीचे स्टार देख लिखिएगा, तो जैव गैस को जलाने पर क्या कोई राख बचेगा, कोई अवशिष्ट बचेगा? नहीं। नीचे लिखेगा स्टार देख लिखेगा, लिखेगा स्टार देख करके लिखेगा, लिखिएगा कोयला, कोयला, कोयला कौमा जैव गैस, जैव गैस, यह बिना ज्वाला के जलता है, यह बिना ज्वाला के जलता है, यह बिना ज्वाला के, मतलब कोई भी ज्वाला इसमें उत्पन्न नहीं होता, बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला के जलता है। ये पूछा है, वीवीआई कर लीजिएगा, कोयला है, जैव गैस है, बिना ज्वाला के जलता। हाँ, लेकिन राख कहेगा तो जैव गैस में राख नहीं बचेगा, लेकिन कोयला में राख बचेगा। इस चीजों को ध्यान रखिएगा जरा, यहीं पर हम ब्रेक मार रहे हैं। यहां पर कोयला और जैव गैस बिना ज्वाला के जलेगा ये दोनों, लेकिन कोयला में राख बचेगा, जैव गैस में राख नहीं बचेगा। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया। अब लिखिएगा, यहां पर देखिएगा, एक चीज हम आपको बता रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा। यहां पर एक याद रखिएगा कि गोबर के गाढ़ा द्रव को, गाढ़ा द्रव को क्या कहते हैं? गोबर के गाढ़ा जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? गाढ़ा द्रव या गाढ़ा घोल को, गाढ़ा द्रव या गाढ़ा घोल को करदम कहते हैं। क्या करते हैं? करदम, करदम। इस चीजों को ध्यान रखिएगा, इसको करदम कहते हैं। पूछा गया है कि गोबर के गाढ़ा द्रव को क्या, घोल को क्या करते हैं? करदम कहते हैं, करदम। इसको इंग्लिश में सलरी कहते हैं, सलरी, SLURY, सलरी, सलरी कहते हैं। तो गोबर के गाढ़ा द्रव को क्या कहते हैं? करदम कहते हैं। भी पूछा जाएगा ऑप्शन में कि गोढ़ा के गाढ़ा द्रव या गाढ़ा घोल को क्या कहते हैं? करदम कहते हैं। क्या कहते हैं? करदम कहते हैं, करदम कहते हैं। अब बताइए, जो पूछेंगे बताइएगा कि गोबर है,
जंतु जानवर है, पेड़ पौधे है, उसको एक बर्तन में बंद करके रख देंगे तो बताइए कि उसमें एक मीथेन गैस बनेगा। वह मीथेन गैस बनेगा बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कि अनुपस्थिति में? तो कहिएगा अनुपस्थिति में बनेगा। और उसमें जो गैस बनेगा उसको बोलते हैं जैव गैस। वो बिना ज्वाला के जलता है, उससे कोई राख नहीं बचता है। ये चीज़ें याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़े। अगला अब होगा, अगला जो आपका होगा वो आपका कौन सा होगा? लिख लिया चारकोल भी। चारकोल भी है ना जो बिना ज्वाला का जलता है। लिखिएगा तो स्टार्ट तक लिखिएगा, लिखिएगा चारकोल यह बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला के जलता। और इसका ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक है। और इसका ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता क्या है? अधिक है, अधिक है। तो आपसे पूछेगा कि बिना ज्वाला के कौन कौन जलता है, तो बिना ज्वाला के जैव मात्रा भी जलता है, कोयला भी जलता है और चारकोल भी जलता है, ये तीनों चीज। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि गैस, जैव गैस जो है इसका राख नहीं बचता, बाकी सब में राख बचेगा। चारकोल वगैरह में राख बच जाएगा, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो राख बचेगा तो किसमें? नहीं, इसमें। अब अगले दिन हम जो पढ़ेंगे तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा को अलग अलग देखेंगे, अलग अलग उसका कंडीशन है, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन वगैरह ये सब। तो ये आपका अगले क्लास में होगा। और एनसीईआरटी का डाटा है, चीज़ों को बढ़ाना और अपने ऑप्शन के हिसाब से मारना, दोनों में बात अलग अलग है। एनसीईआरटी का डाटा आपको लिखना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी होंगे, समझना पड़ेगा, बार बार उसको पढ़िएगा तब चीज़ें याद होगी। नहीं तो पूछेगा फिर आपसे नहीं बनेगा जब लैंग्वेज आएगा एनसीईआरटी का डाटा। इसलिए कभी कभी हमें देखना भी पड़ता है, चीज़ों को लिखाना भी पड़ता है। तो इसको आप दिल पे मत लीजिएगा, चीज़ों को आप समझिए, लिखिए और याद करिए उसको। आगे बढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी का डाटा कहीं मिलेगा नहीं आपको, किसी टीचर को नहीं पढ़ाया, कोई नहीं पढ़ाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।